पहला जो इससे आप देखने को मिलेगा वो मिलेंगे प्रिकॉशंस ऑफ इनकम, मतलब जितने भी आपके रेशन के मेथड्स हैं उनसे प्रिकॉशंस जरूर एग्जामिनर पूछना है, ठीक है। और जो कुछ सालों से देखा गया इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम का वो है जीडीपी एंड वेलफेयर इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एग्जामिनर पूछ रहा है। इसी के साथ में एक छोटा सा टॉपिक चलता है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। इसमें आपका कन्वर्जन पूछ सकता है लेकिन एग्जाम में देखा नहीं है। तो देखा क्या गया, जीडीपी और वेलफेयर को साथ में पूछा गया और आपको पता होगा जीडीपी और वेलफेयर में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। अगर किसी देश की जीडीपी बढ़ती है तो उसकी वेलफेयर भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से हमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेगा, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेगा बेटा, ठीक है। अब देखा गया पिछले साल वैल्यू एडेड आया था तो इस साल एक्सपेंडिचर और इनकम मेथड की तरफ वो चलेगा। पिछले साल वैल्यू एडेड आया, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इन्हीं दोनों पर बैठ जाओ, लेकिन ऑप्शन में हम वैल्यू एडेड रख लेंगे अपने लिए बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हम फंस ना है इसमें। तो न्यूमेरिकल यहाँ से पक्का हुआ, ये प्रिकॉशंस पक्के हो गए और ये पक्के हो गए। प्रिकॉशंस में सर क्या बताना होता है? प्रिकॉशंस में बताना होता है कि जब आप इनकम मेथड लगाएंगे तो किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, एक्सपेंडिचर मेथड लगाएंगे तो किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा सेकंड हैंड गुड्स, तो सेकंड हैंड गुड्स अगर मुझे लिखा आ जाए वो मुझसे सीधा ये पूछेगा, कुछ हेडिंग्स देगा और एग्जाम में पूछेगा वेदर दे आर द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम और नॉट। आपको बताना है कि वो नेशनल इनकम का पार्ट होंगे कि नहीं होंगे, वो भी इसी पर बेस्ड रहेगा। जैसे सेकंड हैंड गुड्स हो गए तो सेकंड हैंड गुड्स एक बार परचेज करते वक्त इन्वॉल्व किए जाएंगे, ना कि बार बार इन्वॉल्व किए जाएंगे। तो आप उसे लिखेंगे प्रिकॉशंस में क्या कि एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम वी हैव टू एक्सक्लूड द सेकंड हैंड गुड्स। हमें सेकंड हैंड गुड्स को क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, हटा देना है, इंक्लूड नहीं करना है। विंडफॉल गेन्स हो गए, विंडफॉल गेन्स मतलब जो सडनली आपको इनकम जनरेट हो जाती है वो, तो ये सारी प्रिकॉशंस हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलें नेक्स्ट, तो इसमें हमें मिलता है मनी एंड बैंकिंग। इससे अब देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा, कहाँ मिल रहा है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बस इम्पोर्टेंट। आइए बैंकिंग और इसमें बात करें तो मनी और बैंकिंग से सबसे पहले एग्जाम में पूछा जाता है मनी सप्लाई एंड इसके कंपोनेंट्स। मनी सप्लाई और इसके कंपोनेंट्स मतलब अपने मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई पढ़ा था M1 M2 M3, कंपोनेंट्स को वो जरूर कवर करेगा। यहाँ पर M1 के एलिमेंट्स हमें देगा और उसमें वो हमें कंफ्यूज करना चाहेगा, तो याद रखना इन कंपोनेंट्स को इस सेट पे नहीं पूछेगा, ठीक है। उसके बाद हम चलें थोड़ा सा, तो एक क्वेश्चन हमसे यहाँ पे बनना है फंक्शंस ऑफ मनी को लेकर। मनी का बेसिक सा फंक्शन है लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं डालूंगा मैं इसके ऊपर, क्योंकि वो इस पोर्शन को ज़्यादा टारगेट है, ठीक है। तो मनी में किस पे टारगेट करा उसने, मनी सप्लाई पर, कंपोनेंट्स में। लेकिन जब मैं बैंकिंग की बात करता हूँ तो बैंकिंग में सीधा उसका एक टारगेट हमारा क्वेश्चन बन जाता है क्या, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस, ठीक है। दूसरा अगर वो देखने को मिलेगा तो हमें यहाँ से मिलता है मनी मल्टीप्लायर, जिसे आप लोग मनी क्रिएशन के नाम से भी जानते हैं, मनी मल्टीप्लायर के नाम से भी जानते हैं। अब ये कहाँ पे यूज किया जाएगा बेटा, अगर इसको देखेंगे तो आपको एग्जाम में ये MCQ में भी दिख सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन में, और अगर दिखेगा तो 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको एक टेबल दी जाएगी, उस टेबल को फिल करने के लिए कहेगा, जो मैंने आपको सिखाया था पिछले क्लास में। तो सेंट्रल बैंक के फंक्शंस मनी क्रिएशंस बनाए, इससे और कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। चलिए फिर मैं आगे चलता हूँ, लेट मी मूव टुवर्ड्स द एग्रीगेट डिमांड। सर नमस्ते। एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स। अगर अब इस चैप्टर से बात करते हैं बेटा, तो ये 7th चैप्टर है, इसमें जो एग्जाम में पूछा जा रहा है तो एक तो आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए और साथ में इसकी क्या पता होनी चाहिए, कंपोनेंट्स पता होने चाहिए, किसके, एडीबी के। अगर वो 2 सेक्टर इकोनॉमिक होता है तो C+I बोलेगा, लेकिन हमने कुछ क्वेश्चंस को देखा था उसका नाम चेंज कर दिया था, C = C बार प्लस dy, और साथ में क्या लगाया था I, और वो भी कौन सी, ऑटोनॉमस, उसने इसको बोला था, तो उसने इसको बोला था ऑटोनॉमस कंजप्शन, इंड्यूस कंजप्शन और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के नाम से। तो ये भी हमें याद रखना है कि वो कंपोनेंट्स को ब्रेक करके भी पूछ रहा था कि MCQ क्वेश्चन लिखा था, ठीक
ठीक है, तो क्वेश्चन इसके कंपोनेंट से रिलेटेड बन रहा है कंफर्म, ठीक है। फिर अगर हम आगे चलते हैं इसी चैप्टर में, तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था डेरिवेशन ऑफ सी फंक्शन या एस फंक्शन पढ़ा था विद द हेल्प ऑफ सी फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन की हेल्प से हमने सेविंग फंक्शन का ग्राफ बनाना सीखा था, वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ से, क्योंकि वो पूछेगा सर, ठीक है। और छोटा सा 1-2 नंबर में अगर आप ढूंढना चाहेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट को भी थोड़ा सा याद करके चलें, एग्जाम में ढूंढ देगा। डेरिवेशन ऑफ एस फंक्शन विद द हेल्प ऑफ सी फंक्शन, ये मैंने आपको क्लास में भी कराया था कि कंजम्पशन फंक्शन की हेल्प से जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे भी नीचे लेकर आते हैं, वो डेरिवेशन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद और छोटा सा अगर देखें तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा एपीसी और एपीएस इसके आधार पर, और एक बनेगा एमपीसी और एमपीएस के आधार पर, इनसे क्वेश्चन जरूर बनेगा। और एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में देखने को मिल सकता है इसका, नहीं तो इनकी लिमिट्स वैल्यू पूछेगा, मैक्सिमम लिमिट्स और लोअर लिमिट क्या वैल्यू है, जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी दिखाई थी, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, जिसे हम लोग 8 चैप्टर कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर आए तो हमारे मन में एक सीधा भी याद रखना, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कंफर्म है, क्या कंफर्म है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया होगा, मोस्टली को एडी और एएस की हेल्प से हमसे वाई की वैल्यू निकलवा रहा होगा, या वो हमसे आई और एस की हेल्प से किसकी वैल्यू निकाल रहा होगा, वाई की निकाल रहा होगा। नहीं तो फिर वो हमें एमपीसी या एनपीएस इनमें से कोई वैल्यू देगा और के की वैल्यू कैलकुलेट करवाकर या तो वो डेल्टा वाई निकलवाएगा या वो डेल्टा आई निकलवाएगा। ये यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको देखने के लिए। पहले इसके बेस में न्यूमेरिकल क्वेश्चन मतलब वो कह देगा कि यू आर इन इक्विलिब्रियम, आप इक्विलिब्रियम में है, AD = AS दिया हुआ है और AD के पीछे कंपोनेंट C + I और Y, यहाँ पे इनकी वैल्यू जरूर देगा, C की वैल्यू भी देगा, I की वैल्यू भी देगा, और मुझे वो पुट करके किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है। जब वो I को किसके बराबर दे देगा, S के बराबर, वहाँ से बन सकता है। और यहाँ पर अगर देगा बेटा इसमें ध्यान रखिएगा, ज्यादातर जो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है वो ये देखने को मिल रहा है कि एडिशनल इनकम का कितने परसेंटेज खर्च किया है उसने कंजप्शन में। हमने भी बहुत सारे क्वेश्चन करे थे कि इन इकोनॉमी 80% ऑफ कंजप्शन, 80% ऑफ ये, अगर ऐसा कुछ परसेंटेज में आता है तो सीधा अगर वो खर्च करने की बात कर रहा है तो आप एमपीसी निकाल लीजिएगा उस परसेंटेज को यूज करके, जो भी उसने कहा। अगर वो यहाँ पे सेल कर रहा है तो सीधा आप क्या निकाल लीजिएगा, एमपीएस निकाल लीजिएगा उस परसेंटेज को यूज कर, जो भी परसेंटेज दिया गया होगा। और याद रखिएगा कि अगर परसेंटेज यहाँ पे कंजप्शन दिया तो हमेशा ये 50 से ज़्यादा ही दिया गया होगा, 50 से कम दिया गया होगा तो एमपीएस दे रहा होगा। कौन सा दे रहा होगा, एमपीएस, क्योंकि कंजप्शन हमेशा 50 से ज़्यादा ही होगा, 50% से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल यहाँ से बन रहे थे। चलो आगे, न्यूमेरिकल खत्म हुआ इसका। तो अगर हम इसकी बात करें थ्योरी की, तो थ्योरी में क्या पूछा जाएगा, तो थ्योरी में बेटा दो ही अप्रोच है इसके अंदर, एक तो AD = AS है और दूसरा क्या है, I = S। लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा है, वो इसमें पूछता है AD > AS क्या है और AS < AS पूछता है, या वो I > S पूछता है, या वो S > I। ये वाले टॉपिक पूछा जो मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था कि आपको प्रिपेयर करने होंगे, ठीक है। तो थ्योरेटिकल पोर्शन ये चलेगा और न्यूमेरिकल इस चैप्टर से ये वाले, ठीक है। अगर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट जो कि चैप्टर है हमारा एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड, ठीक है। इसमें से न्यूमेरिकल लिखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रहा है वो बन रहे हैं मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को सॉल्व करने के क्या क्या मेजर्स हैं, दो तरह के मेजर है, फिस्कल मेजर्स और मॉनेटरी मेजर्स। फिस्कल मेजर गवर्नमेंट अपनाती है, मॉनेटरी मेजर्स RBI अपनाता है। फिस्कल मेजर में गवर्नमेंट के खर्चे
टैक्सेस, पब्लिक बोरोइंग्स, बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई आ जाता है। लेकिन जैसे ही मॉनेटरी में जाएंगे तो दो पार्ट में बढ़ जाते हैं, मात्रात्मक, गुणात्मक, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी में सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और वो वाला पोर्शन भी सारा इसमें तो इसमें भी आता है। इसमें भी आएगा, वो यहाँ पर भी आएगा बैंकिंग वाले चैप्टर में। तो ध्यान रखिएगा, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ये टॉपिक वो वाला से अगर एक बार पढ़ लो लिख लेंगे, कोई इशू नहीं होने वाला लिखने के लिए ना। चलिए इसमें से एक तो ये इनकी जो दोनों की कंडीशन है ये आपको पता होनी चाहिए कि एक्सेस डिमांड कब है। नहीं तो फिर इसमें ना बेटा एक वर्ड आता है इन्फ्लेशनरी गैप। यही वाला डिफरेंस सुना आपने इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप? ये एग्जाम में पूछता है। वो इन्फ्लेशनरी क्या होता है, डिफ्लेशनरी क्या होता है। इन्फ्लेशनरी क्या होता है ये देख लो, मान लो ये एस है, ये एडी है, ये इक्विलिब्रियम है, लेकिन जब इन्फ्लेशनरी है तो एडी ऊपर बढ़ जाएगा, बढ़ गया। और ये जो गैप हुआ है ये पुरानी इक्विलिब्रियम पे, इसको आप क्या नाम देंगे, इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। अब ये क्या था बेटा, ये था हमारा प्लांट डिमांड और ये कौन सा डिमांड था, एक्चुअल डिमांड। तो डेफिनेशन क्या होगी, इट इज अ गैप बिटवीन द प्लांट एग्रीगेट डिमांड एंड द एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। और अगर मैं डिफ्लेशनरी गैप की तरफ चलूं बच्चा, तो ये एएस है, ये एडी है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम था, अब एडी को क्या कर दो, कम कर दो। तो जैसे कम करा तो यहाँ पे जो गैप हुआ है ये डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है। इसमें ये प्लांट है और ये कौन सा है, एक्चुअल से, वही हम इसे गैप लिख सकते हैं ना। लिख लो कुछ इंपॉर्टेंट जल्दी से, बहुत तेजी से, ये एग्जाम में मिलेगा बेटा। सब लिख रहे हैं तो छोड़ फोटो आवे तो फिर लिख लेना जब सब लिख रहे हैं। सर वो स्टार्टिंग वाला प्रिकॉशंस ऑफ इन मेथड्स। अगर अभी तुमने ये टॉपिक्स नहीं कवर करे आज भी तो भैया भूल जाना है, तो इकोनॉमिक्स में कुछ कर पाओगे। तो ना फिर आइए बेटा गवर्नमेंट बजट की बात करते हैं। तो इसका सबसे पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स। इससे हटके नहीं पूछना है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। अगर किसी के पास इसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं इसका एक्सप्लेनेशन हर एक ऑब्जेक्टिव का भेज ये आप सबको भेजना। हाँ ये वही है वो। दूंगा। ये लिख लो मुझे क्या भेजना है, कहीं पे लिख लो कि ऑब्जेक्टिव भेजना है, इसी सीट को लिख दो, मुझे इसके ऑब्जेक्टिव्स भेजना। चलिए बेटा हिंदी में आएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, भेज देंगे मालिक यार, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो दिख रहा है बेटा वो हमारा इस चैप्टर से डेफिसिट वाले पोर्शन से बन रहा है, बजट डेफिसिट, घाटा, ठीक है। और ये आपको पता है 3 प्रकार के डेफिसिट है, क्या, फिस्कल, रेवेन्यू एंड थर्ड वन इज अ प्राइमरी डेफिसिट। तीनों को मिक्स किया। और इन सभी का ना जब आप पढ़ रहे होंगे तो बुक में एक इम्प्लीकेशन वर्ड लिखा होगा, बस रीड करके चले जाना। इम्प्लीकेशन मींस रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा, बस रीड आउट कर देना। तो ये इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन और इसके ऑब्जेक्टिव्स, बजट चैप्टर खत्म हो चुका, ठीक है। लेकिन इससे हमें हर एग्जाम में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है, और वो केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव से जुड़ा हुआ है। केस स्टडी बनाएगा वो, और वो कहेगा कि टाइम्स ऑफ इंडिया या इकोनॉमिक्स टाइम्स की करंट रिपोर्ट में ऐसा ऐसा ऐसा, तो आपको बस ये देखना है कि किस ऑब्जेक्टिव से जुड़ा हुआ है। वो ऑब्जेक्टिव ढूंढो, उसका नाम लिखो, उसे एक्सप्लेन करो, बस एक न्यूमेरिकल कंफर्म। चलिए आगे। इसके बाद चैप्टर बचता है हमारा कौन सा, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसमें चले तो इसमें जो सिस्टम्स हैं, सिस्टम मतलब एक तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, दूसरा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, तीसरा मैनेज्ड फ्लोटिंग। इसका ना हाँ ब्लैक मार्केटिंग बोलते हैं, ब्लैक मार्केटिंग, मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम, काला वाला। हाँ। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो बेटा एक डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन आता है यहाँ पे, और एक तो डेप्रिसिएशन का आता है और एक डीवैल्यूएशन का। डेप्रिसिएशन, डीवैल्यूएशन, और एक होता है एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन।
ठीक है बेटा, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है इससे। तो सिस्टम तीनों और इनके बीच का डिफरेंस वो हमसे जरूर पूछेगा, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, मैनेज रिपोर्टिंग हो गई। उसके बाद अगर हम चलें तो फॉरेन मार्केट क्या है, विदेशी बाजार, फॉरेन मार्केट, उसके टाइप्स और उसके नाम, चैप्टर खत्म। ये चैप्टर है इसके अंदर। अब मैं यहाँ पे फॉरेन मार्केट एंड इट्स टाइप्स पढ़ा था ना, स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट, दो ही थे। फॉरवर्ड मार्केट, स्पॉट मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट में क्या होता है, ट्रांजेक्शन की पेमेंट फ्यूचर पे ट्रांसफर कर दी जाती है। स्पॉट मार्केट में जो लेन देन की जो पेमेंट होती है वो ऑन द स्पॉट की जाती है, करंट रेट पर की जाती है, ठीक है। और मैरिट्स की बात करें तो पहले तो ये स्पेक्यूलेशन को रोकता है, दूसरा लॉसेस को रोकता है, पेपर बर्डन को कम करता है और लोगों की इंटरेस्ट को सिक्योर करके रखता है। ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं बीओपी की तरफ। बीओपी मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में सबसे ज्यादा जो एग्जाम में दिख रहा है वो ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। इसको तो घर पे जाके 6-7 पॉइंट बनाकर रट लो, डिफरेंस बिटवीन के आधार पर ये आएगा ही आएगा एग्जाम में। ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग घर पे जाइएगा, निकालिएगा, नोट्स को पढ़िएगा, बहुत जरूरी आपको एग्जाम में देखने ये याद है 100% आएगा, बिल्कुल 110%। फिर उसके बाद आप जाइएगा बीएपी के कंपोनेंट्स की तरफ। बीओपी के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? एक तो करंट अकाउंट होता है, दूसरा एक कैपिटल अकाउंट होता है और तीसरा ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट होता है, ठीक है। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। अब आप कहेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, प्लीज 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 सीरियस हो जाए। इसमें डिफरेंस तो नहीं पूछ रहा है एग्जाम में, लेकिन वो हमें कुछ ट्रांजैक्शंस लिख कर देगा और वो हमसे पूछेगा कि किस अकाउंट में और अकाउंट के किस साइड में आ रहा है। तो वो तभी हो पाएगा जब आप इनको अच्छे से पढ़ पाएंगे। और इसके लिए मैंने आपको एक टेबल बनवाया है क्लास के अंदर भी। आप इतना याद रखें कि अगर विदेश से पैसा इनफ्लो हो रहा है तो वो अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, पैसा क्या हो रहा है बेटा, इनफ्लो। और अगर पैसा जा रहा है तो वो किस पे लिख देंगे, डेबिट पर, आउटफ्लो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। एक टॉपिक हमसे छूट गया था, वो यहाँ पर छूटा था इसका, इसे यहाँ पे हाईलाइट कर लेंगे। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज की विदेशी करेंसी की मांग क्यों की जाती है, और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में जब ये चैप्टर रिवाइज कराया फिर से उस वक्त दोनों के पॉइंट लिखा दिए हैं। एक बार और याद रख लें, जब विदेशी करेंसी से पैसा हमारे देश में अगर आ रहा होगा तो वो सारी ट्रांजैक्शन किसके पर्पस से की जा रही होंगी, डिमांड के लिए। और जब पैसा हमारे देश से जा रहा होगा तो वो किस पर्पस के लिए, लोग सप्लाई के लिए। खत्म हो चुकी है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक। छाप लीजिए, इंडियन में चलते हैं। कर दीजिएगा, फोन वोन कोई भी नहीं चलाएगा अभी आधे घंटे तक। भैया मैं कॉलेज में भी इकोनॉमिक्स ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हो सर, हम तो मना करेंगे। बी इकोनॉमिक्स ऑनर्स करो, पहले अपने आप को लियो। सबसे लास्ट चैप्टर है अगर आपने पढ़ा हो तो, जिसके अंदर इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान के बारे में हमसे पढ़ा है। अब इससे एग्जाम में आने के लिए एक या तो ग्राफ होगा या एक टेबल होगा जिसको हमें एक्सप्लेन करना है। ये आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेगा, इसी चैप्टर से मिलेगा। और एक्सप्लेन भी हमें कंपैरिजन भी करना है। किसी एक पक्ष को पकड़कर उसके तरफ आंसर नहीं बोलते जाएंगे, हम सभी को कंपैरिजन करेंगे आपस में, ठीक है। और उसके बाद जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाएगा वो चाइना के द्वारा स्टार्ट की गई चाइनीज़ या चाइना की जो पॉलिसीज़ हैं उस पर फोकस किया जाए। जैसे उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्टार्ट किया था, SEZ, GLF स्टार्ट किया था, ग्रेट कल्चरल स्टार्ट किया था, ये कुछ ऐसे। और इसमें एक और है ड्यूल प्राइसिंग पॉलिसी। ये क्या था, ये था कि गवर्नमेंट ने दो तरह के रेट डिसाइड करे थे। कुछ कमोडिटीज के प्राइस गवर्नमेंट फिक्स कर रही थी और कुछ के प्राइस मार्केट फिक्स कर रही है। तो ये याद रखेंगे।
पीछे चलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला चैप्टर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमें एक इमेज मिलेगी और इस इमेज को एक्सप्लेन करना, ठीक है। और अगर थ्योरेटिकल में चलें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पूछेगा तो क्या होता है, इसके बारे में पूछेगा। और अगर वो ज़्यादा जा सकता है तो वैसे देखे तो नहीं गए, किसी भी पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, किसी भी पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए बोर्ड के बारे में, और क्या क्या मेजर्स हम उठा सकते हैं पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। ये कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन है जिन्हें बिना पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट से नेक्स्ट कौन सा चैप्टर है, तो वो जल्दी से अरे वो क्या बोलते हैं, एंजॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट में आएंगे तो अपने लिए याद रखिएगा टाइप्स, जितनी भी टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिए हुए हैं, जितनी भी चैप्टर में लिखे हुए हैं आपको सारे पढ़ने हैं, ठीक है, पूछ रहा है। और अगर ज़्यादा देखें तो वो केस स्टडी बनाता है इसके ऊपर, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये कौन से होते हैं? छुपी हुई बेरोजगारी, जो मतलब जिनमें जरूरत दो की होती है, काम चला कर रहे होते हैं। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ऐच्छिक और अनैच्छिक, अपनी इच्छा से बेरोजगार और अपनी इच्छा से बेरोजगार नहीं। उसके बाद इसके कारण, बेरोजगारी के क्या कारण है, और अगर वो हमसे कराएगा तो कंपैरिजन कराएगा स्टेटमेंट को देकर, कंपैरिजन बिटवीन अर्बन एंड रूरल कराएगा। कंपैरिजन करा सकता है कि जैसे अभी तनिष्का ने क्वेश्चन पूछा था कि इन कंपैरिजन ऑफ अर्बन एंड रूरल, रूरल में ज़्यादा क्या था वो, एंगेजमेंट ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो रूरल का ज़्यादा क्यों है एज कम्पेयर टू अर्बन, क्योंकि रूरल की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे, लाइवलीहुड, वो काम पर डिपेंडेंट है। लेकिन अर्बन में क्या होता है, अर्बन में फैमिली का एक मेंबर ही जॉब कर रहा होगा मोस्टली, कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें दोनों फैमिली मेंबर करते हैं, लेकिन ज़्यादातर फैमिली भी एक कर रहा होता है। लेकिन रूरल में क्या होता है, पूरा परिवार लगा होता है। तो इसमें आप एग्जाम्पल एक्सप्लेन करते हुए फार्मिंग दिखा सकते हैं, और इसमें आप कोई इंडस्ट्री दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलेंगे बेटा फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। अर्बन में लिखा है इंडस्ट्री की तरफ, ऑफिस दिखा सकते हैं। डेवलप एम्प्लॉयमेंट हो चुका है, उसके बाद कौन सा चैप्टर है, हाँ एम्प्लॉयमेंट से नेक्स्ट कौन सा चैप्टर है, रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण क्षेत्र में चले तो यहाँ पे लिख दिया था, रूरल डेवलपमेंट में चलेंगे तो बेटा सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट लिखेंगे आप कि सोर्सेज कौन से हैं, और नीड ऑफ रूरल क्रेडिट क्यों जरूरत पड़ती है उनको। सोर्सेज में बेटा दो आ जाते हैं, हाँ इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल, लेकिन याद रखेंगे रूरल क्रेडिट के प्रकार भी याद रखेंगे, टाइप्स ऑफ रूरल क्रेडिट। टाइप्स ऑफ रूरल क्रेडिट याद है, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म क्रेडिट। पहले भैया बताओ, रूरल होता है रूरल होता है? रूरल होता है, ठीक है, ये सब हो गया। उसके बाद अगर हम चलें तो आपको लिखेंगे गवर्नमेंट के द्वारा अडॉप्ट किए गए रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स इन रूरल सेक्टर, रूरल डेवलपमेंट या रूरल डेवलपमेंट में क्या क्या मेजर्स अडॉप्ट किए गए गवर्नमेंट ने, ऐसा लिखिएगा। इसमें क्या आपने पढ़ा था, तो वो रेगुलेटेड मार्केट वाला पढ़ा था ना, और क्या पढ़ा था बेटा पिछली क्लास में पढ़ाया था, रेगुलेटेड मार्केट्स, वायलेशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, और अरे भाई बताइए फिक्स्ड रेंट, रेंट फिक्स कर दिया गया था, और वेयर हाउस फैसिलिटीज, ये सारी चीज़ें, और सब्सिडीज
इसके बाद एक चीज बची है इसमें द लास्ट सब्स्टिट्यूटेड डिस्टेंस फार्मिंग, वो इसमें हम आएंगे एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ये डाइवर्सिफिकेशन पढ़ा था, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन हमने जो पढ़ा था वो इसमें लिखेंगे। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन हो गया, और इसमें दो डाइवर्सिफिकेशन थी, एक तो क्रॉप से रिलेटेड और एक प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड, याद रखेंगे, ठीक है। और एक टॉपिक और था एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, और मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था आपको इसका प्रोसेस प्रिपेयर करना, ठीक है, इसका प्रोसेस प्रिपेयर करना, ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है, ज़्यादा फोकस करेगा। ग्रामीण क्षेत्र से है तो सरकार मतलब जो पेपर बनते हैं ना गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को फ्रेम करके बनाए जाते हैं, तो इसमें जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो ज़्यादा पूछी जाती है, जैसे ये गवर्नमेंट पूछेगी आपसे, ये पूछेगी, क्योंकि एग्जाम पैटर्न भी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होते हैं, तो बच्चों को अवेयरनेस प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट चैप्टर बताओ। ये अच्छा है भाई, इससे एक ही क्वेश्चन दिखाने से एग्जाम में, है ना, ज़्यादा था नहीं इसकी। तो सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की सोर्सेज क्या है, और इसको प्रॉब्लम को करते वक्त क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रॉब्लम फेस ड्यूरिंग द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जैसे कि पॉपुलेशन हुआ, इन्फ्लेशन हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुआ, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ये सारे हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ से जो पूछा जा रहा है एजुकेशन से रिलेटेड पूछ रहा है वो, शिक्षा क्या है, बिल्कुल, शिक्षा के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ब्रेन ड्रेन इसी में आएगा, शिक्षा के ऑब्जेक्टिव्स क्या है और इसके फीचर्स क्या है। हाँ पूछ लेता है, मैंने प्रॉब्लम भी किया है, तो आप प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करते हुए किस कंसेप्ट। चलिए और बताइए आगे नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, ये तो कल ही पढ़ा था आपको, एलपीजी, इसको थोड़ा डीप में जाकर पढ़ेंगे, इसमें 5 जो है वो सारे आपको रिफॉर्म्स पढ़ने होंगे जो पिछली क्लास में लिखाया था। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन थोड़ा सा भी देख लीजिएगा, ग्लोबलाइजेशन देख लीजिएगा, लेकिन अगर देखना है तो इन दोनों के मैरिट्स क्या देख लीजिएगा, पता है, हाँ भूल जाएंगे ये एलपीजी को भी मैरिट्स, कंफ्यूज आता है ना, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं, उसके बाद आते हैं 5 ईयर प्लान। ये वाला तो याद हो गया, 5 ईयर प्लान के बाद गोल्डन रिवॉल्यूशन अलग से वो इम्पोर्टेंट अलग से, वो वाइट हुआ, गोल्डन हुआ, डिमोनेटाइजेशन हुआ, वो मैं अलग से डायग्राम में लिखूंगा, वो अलग से आपको प्रिपेयर करना भैया। ये मेरिट और डिमेरिट एलपीजी लिखने वाले। चलिए बेटा, उसके बाद आएंगे इसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 5 ईयर प्लान। बड़ी प्यारी चीज बता 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव्स क्या है बेटा, ये याद रखेंगे। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स आपको दिखाए हैं, वो पूछे नहीं जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स पहले और दूसरे प्लान के याद रख लेना, आर्किटेक्चर याद रख लेना, चेयरपर्सन याद रख लेना, प्लानिंग कमीशन क्या थी वो याद रख लेना। फर्स्ट एग्रीकल्चर जो होगा, दूसरा इंडस्ट्री, प्लानिंग कमीशन याद रखिएगा बेटा। इसमें क्या क्या याद रखते हैं, किसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, ठीक है, और एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, और इसका चेयरपर्सन कौन था, चेयरपर्सन, ठीक है, और आर्किटेक्चर कौन था, किसने डिजाइन दिया था, किसने आइडिया दिया था, किसने सजेशन दिया था। वही होता है। चैप्टर 1 की बात करते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमी ऑन द इंडिपेंडेंस, इसमें जो ज़्यादा पूछा जा रहा है तो जमींदारी सिस्टम,
ठीक है, कितना हो गया? और एग्रीकल्चर सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, हैंडीक्राफ्ट, इन सभी के फीचर्स। देश आजाद हुआ था तो उस टाइम पे क्या स्थिति थी, ठीक है। ट्रेड और लास्ट जो बनता है ब्रिटिशर्स का क्या कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट था या नहीं, हाँ क्या नहीं हुआ? ठीक है। उसके बाद जो आपको कुछ पॉइंट्स अलग से रेडी करने हैं, वो तो नहीं थी, आप नहीं जो आपको कुछ पॉइंट्स अलग से रेडी करने हैं वो है ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति, ये मिल्क को लेकर था, गोल्डन रिवॉल्यूशन, शहद को लेकर था, ये बीज का प्रोडक्शन किया जा रहा था इसमें, और SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, और जन धन योजना, सर ये क्या चीज नहीं पा रहा आप? ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं। उसके बारे में पूछ लो। डीमोनेटाइजेशन, उसमें क्या है? नोटबंदी, GST, नोटबंदी 2016 में हुआ था। नोटबंदी के बाद GST, डिमोनेटाइजेशन क्या है? बेटा नोटबंदी, अच्छा उसके बाद गेट GEET गेट, G20, WHO, Members, हाँ, WHO, G20 के members। WTO, WHO, उसके बाद